स्वागत है आप सभी का उपकार 99 के इस ऑनलाइन कोर्स में। देखिए, कल हमने मौर्यकालीन प्रशासन में हमने बेसिक स्ट्रक्चर को समझा और आज देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के कुछ प्रमुख कुछ अधिकारियों को, कुछ मंत्रणा और मंत्री परिषद, और आगे देखेंगे कि कौटिल्य ने जो 18 तीर्थों का उल्लेख किया है उनके बारे में देखेंगे। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का भी जिक्र किया है, तो अध्यक्षों के बारे में भी जानेंगे। और हम आगे देखें तो मौर्यकालीन न्याय प्रशासन के संबंध में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखें तो मंत्रणा, जो कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे, इनको 48,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। कितना दोस्तों? तो 48,000 पण वार्षिक वेतन। और ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी या उच्च अधिकारी थे मौर्यकाल में। और बात करें मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद मंत्रणा से कम महत्वपूर्ण जबकि संख्या में अधिक अधिकारी थे। कौन दोस्तों? तो ये मंत्री परिषद, इनको 12,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। दोस्तों, पण मौर्य काल में चांदी का सिक्का हुआ करता था, तो ये मुद्रा थी। तो मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। इनको हम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी मान सकते हैं। जबकि कौटिल्य ने जो अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है 27 अध्यक्षों का, इनको हम तृतीय श्रेणी का अधिकारी मानते हैं या तृतीय श्रेणी के उच्चाधिकारी। और इनको वेतन कितना है दोस्तों? तो 1,000 पण वार्षिक वेतन, 1,000 पण वार्षिक वेतन इसका, तो अध्यक्षों का। अब ये वेतन भत्तों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण पद है। तो हम देखें मंत्रणा, जो कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी या अमात्य हुआ करते थे मौर्य काल में, जिनको 48,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। जबकि मंत्री परिषद, जो कि मंत्रणा से कम लेकिन अध्यक्षों से अधिक महत्वपूर्ण मंत्री या अमात्य अधिकारी हुआ करते थे, जिनको 12,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। और ये द्वितीय श्रेणी के अमात्य हुआ करते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों के बारे में भी जिक्र किया है, जो कि तृतीय श्रेणी के अधिकारी हुआ करते थे और जिनको 1,000 पण का वार्षिक वेतन भी मिलता था। आगे हम बात करें मंत्रणा, तो दोस्तों मंत्रणा की तुलना हम आधुनिक कैबिनेट से कर सकते हैं। जिस तरह से भारत में आज प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त कर कैबिनेट में 20 से 25 लोगों का एक संगठन बनाता है, जिसमें अपने विश्वास पात्रों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है। तो ठीक उसी तरह मंत्रणा भी आधुनिक कैबिनेट मंत्रालय के समान थी। जबकि मंत्री परिषद भारत के वर्तमान मंत्री परिषद के समान है, जिसकी व्याख्या जो है संविधान में की गई है। जबकि हम देखें मंत्रणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मंत्री परिषद कम महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि मंत्रणा के सदस्यों का वेतन जो है 48,000 पण वार्षिक दिया जाता था, जबकि मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन 12,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। और बात करें मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव, तो अमात्यों द्वारा होता था। अमात्य मतलब अधिकारी, जो निम्न श्रेणी के अधिकारी हुआ करते थे, उन अधिकारियों द्वारा उपधा परीक्षण के माध्यम से किया जाता था। उपधा परीक्षण मतलब चरित्र की जांच पड़ताल करना, अर्थात ये देखना कि कोई किसी सदस्य के ऊपर किसी तरह का गंभीर आरोप तो नहीं है, कोई हत्या से संबंधित मामले तो नहीं है इसके ऊपर। तो ये उपधा परीक्षण के माध्यम से मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव अमात्यों द्वारा या अधिकारियों द्वारा किया जाता था। आगे कौटिल्य ने अपने पुस्तक में 18 तीर्थीय अधिकारियों का भी उल्लेख किया है। दोस्तों, 18 तीर्थीय अधिकारियों को कौटिल्य ने क्या कहा है? तीर्थ कहा है या उच्चाधिकारी बोल सकते हैं। तो ये अधिकारी या उच्चाधिकारी क्या हैं? तो पहला देखें तो पुरोहित, पुरोहित को हम प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। कहीं कहीं दोस्तों कुछ बुक या किताबों में धर्माधिकारी भी उल्लेख मिलता है, पुरोहित की जगह धर्माधिकारी कुछ पुस्तकों में हो सकता है।
तो प्रधानमंत्री या पुरोहित की जगह धर्माधिकारी भी देखने को मिलता है। समाहर्ता, समाहर्ता जो कि राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। तो कहां पर? तो सेंटर में, केंद्र में। तो यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। मौर्य काल में समाहर्ता, याद रखने वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, समाहर्ता और सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था मौर्य काल में। कोषाध्यक्ष युवराज, युवराज से तो आप परिचित ही होंगे, राजा का पुत्र युवराज, ये भी 18 तीर्थों में शामिल था। राजा का पुत्र प्रदेश था जो कि फौजदारी मामलों का प्रमुख हुआ करता था, ये भी याद रखने योग्य है, देश था। फौजदारी मामलों में कुछ ऐसे मामले आएंगे जैसे हत्या, मारपीट से संबंधित मामले, और जबकि व्यवहारिक मामलों या व्यवहारिक न्यायालयों में हमें दीवानी मामले देखने को मिलते हैं। दीवानी न्यायालयों में जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित, जमीन जायदाद, तलाक, शादी विवाह आदि से संबंधित मामले हम दीवानी में रखेंगे। जबकि फौजदारी मामलों में हत्या, मारपीट से संबंधित गंभीर अपराधों को शामिल किया जाता है। तो हमने अभी तक देखा 18 तीर्थों में पुरोहित जो कि प्रधानमंत्री है, और युवराज राजा का पुत्र, ये भी कौटिल्य के 18 तीर्थों में शामिल है। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, और हमने देखा समाहर्ता जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख या प्रधान अधिकारी हुआ करता था। प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, और व्यवहारिक दीवानी मामलों का प्रमुख। आगे देखें तो दुर्गपाल, दुर्ग का प्रबंधक है मौर्य काल में। दुर्ग का प्रबंधक दुर्गपाल। दंडपाल, ये भी सैन्य सामग्री जुटाने वाला अर्थात सेना में अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करने वाला अधिकारी दंडपाल, दंडपाल। आगे देखें तो नगरक, नगर, नगरक, ये तो याद ही रहेगा, नगरक से नगर, नगर का प्रधान अधिकारी। और इसको मजिस्ट्रेट ने एस्ट्रोनोमोई कहा है, नगरक को क्या कहा है? एस्ट्रोनोमोई कहा है, एस्ट्रोनोमोई। किसने? तो मजिस्ट्रेट मेगास्थनीज ने नगरक के प्रमुख को एस्ट्रोनोमोई कहा है। कर्मांतिक, ये दोस्तों उद्योग धंधों का प्रधान अधिकारी हुआ करता था, ये भी कौटिल्य 18 तीर्थों में शामिल है। द्वारिक, राजमहल की देखरेख करने वाला द्वारिक। अंतर्वर्षिक, दोस्तों राजा की अंगरक्षक सेना हुआ करती थी, अंगरक्षक, उससे उस टुकड़ी का या सैन्य टुकड़ी का प्रधान अधिकारी हुआ करता था अंतर्वसिक। अंतपाल देखे तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, अर्थात राज्य की सीमा में जो दुर्ग है और उन दुर्ग की देखरेख की जिम्मेदारी इसी अंतपाल नामक अधिकारी की हुआ करती थी। आगे देखे तो आठवेक, आठवेक मतलब वन विभाग का प्रमुख अधिकारी या प्रधान अधिकारी। सेनापति, ये भी 18 तीर्थों में शामिल है। युद्ध मंत्री है। नायक, जो कि युद्ध में सेना का संचालन किया करता था, नेतृत्व किया करता था। मंत्री परिषद, ये 17वां, जो कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष या मंत्री परिषद का मुखिया हुआ करता था। आगे देखें तो प्रशस्ता, जो कि राजकीय आज्ञाओं या आदेशों को लिपिबद्ध किया करता था, उसको प्रशस्ता, प्रशस्ता यानी राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला या राजकीय आदेशों को लिखने वाला व्यक्ति या प्रधान अधिकारी क्या है? प्रशस्ता है। तो दोस्तों ये है कौटिल्य के 18 तीर्थ, जिसे अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है। आगे कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का भी उल्लेख करता है, जबकि इन अध्यक्षों को मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। इन अध्यक्षों को मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है, और ये तृतीय श्रेणी के अधिकारी थे। हमने पहले पढ़ा मंत्रणा, जो कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी, इनको 48,000 पन का वार्षिक वेतन दिया जाता था। जबकि मंत्री परिषद द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, इनको 12,000 पन का वार्षिक वेतन दिया जाता था। और जबकि अर्थशास्त्र में उल्लेखित 27 अध्यक्ष इस तृतीय श्रेणी के अधिकारी थे, इनको 1,000 पन का वार्षिक वेतन दिया जाता था। ये 27 अध्यक्ष कौन कौन से हैं, या 27 मजिस्ट्रेट कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का प्रमुख अधिकारी, अर्थात राज्य में जो राज्य की भूमि है और उस भूमि, कृषि योग्य भूमि का जो प्रमुख अधिकारी है वह सीताध्यक्ष हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सीताध्यक्ष। और आगे देखें तो पन्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सूनाध्यक्ष मतलब बूचड़ खाने का, जहां पर पशु पक्षी या जानवरों का मांस प्राप्त होता है, बूचड़ खाना, तो बूचड़ खाने का प्रमुख अधिकारी या अध्यक्ष सूनाध्यक्ष। सीता को ऐसे याद रखेंगे, जो जुता हुआ खेत होता है दोस्तों, जुता हुआ खेत,
उसके लिए वैदिक युग में एक टर्म का यूज किया गया है, सीता। जुता हुआ खेत को क्या बोला गया? सीता। जो हल रेखा है उसको क्या बोला गया? सीता। तो इससे याद रख लेंगे, सीताध्यक्ष मतलब कृषि विभाग का प्रमुख। ये सीता क्या है? जुटे हुए हल की जो रेखा है उसको सीता बोलते थे वैदिक युग में। तो इससे याद रखेंगे, सीताध्यक्ष मतलब कृषि विभाग का प्रमुख। अन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का, और सूनाध्यक्ष भूचर। सूनाध्यक्ष ऐसे याद रखेंगे जैसे बूचड़ खाना है, बूचड़ खाने में पशु पक्षियों और जानवरों की जानवरों का मांस प्राप्त किया जाता है, तो उनको काटा पीटा जाता है। तो इस काटने से पहले क्या होता है कि बहुत शोरगुल होता है, जब काट दिया जाता है इनको सब कुछ सूना सूना सा लगता है, कोई आवाज नहीं आती, सब कुछ सूना सूना चारों ओर। तो इससे याद रखेंगे सूनाध्यक्ष तो बूचड़ खाने का अधिकारी। अब सूत्राध्यक्ष ये कताई बुनाई से संबंधित है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, गांधी जी काटते थे सूत, सूत काटते थे और सूती का कपड़ा, मान लो सूती का कपड़ा बनाते थे, तो इससे याद रखेंगे सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष से याद रखेंगे सूत काटना। कौन काटता था? तो गांधी जी क्या करते थे? कपड़ा बुनते थे। तो सूत्राध्यक्ष से हम याद रखेंगे कताई बुनाई। तो ये याद हो गया, सीता मतलब जुते हुए खेत की हल रेखा, इससे याद रखेंगे। हल से कृषि, तो सीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख। अन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रमुख। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का। सूत्राध्यक्ष ये कताई बुनाई से संबंधित महत्वपूर्ण अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट था। आगे देखें सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष को कैसे याद रखेंगे? तो सुरापान, सुरापान मतलब मदिरापान बोल सकते हैं। तो सुरापान या मदिरापान, इससे आबकारी विभाग का प्रमुख। आज भी आबकारी से जुड़े लोगों का यही काम होता है। और गणिकाध्यक्ष, गणिका, गणिका मतलब होता है वेश्याएं। तो उस टाइम पे वेश्याओं का भी प्रचलन था, तो वेश्याएं या गणिकाओं का निरीक्षण का काम कौन करता था? तो गणिकाध्यक्ष। तो और आगे देखें अकराध्यक्ष, ये दोस्तों खान विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। खनन, खनन से संबंधित विभाग अकराध्यक्ष के पास रहा करते थे। और हम देखें कुपियाध्यक्ष, तो ये वनों का प्रमुख अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट था, प्रमुख अधिकारी था वनों का। दोस्तों ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये 18 तीर्थ हैं जो कि उच्च अधिकारी हैं, जबकि ये निम्न श्रेणी के अधिकारी हैं 27 अध्यक्ष। तो इसके पास वहां देखा अपन ने 18 तीर्थों में आठवें वन विभाग का प्रमुख, और जबकि यहाँ देखने को मिलता है अपन को उपाध्यक्ष। तो ये निम्न श्रेणी के अधिकारी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में ये वनों का अधिकारी है। तो कुपाध्यक्ष वनों का प्रमुख। शुल्काध्यक्ष जो कि व्यापारिक कर वसूलने वाला अधिकारी हुआ करता था। शुल्काध्यक्ष, शुल्क से याद रहेगा, शुल्क, शुल्क से व्यापारिक कर वसूलने वाला। लक्षणाध्यक्ष ये भी छापे खाने का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। विविताध्यक्ष महत्वपूर्ण है, चारागाहों का प्रमुख अधिकारी विविताध्यक्ष। रूप दर्शक ये भी मुद्राओं की शुद्धता की जांच करने वाला रूप दर्शक। कौतवाध्यक्ष इससे याद रख लेंगे आप, माप तौल। मापाध्यक्ष दूरी और समय के जो साधन हैं उन साधनों का प्रबंधक क्या था? मापाध्यक्ष के अधीन रहा करते थे, प्रबंधक था ये दूरी और समय के साधनों का प्रबंधक। आगे देखें तो नवाध्यक्ष, नवा से याद रखेंगे नौसेना। नौसेना मतलब कहाँ चलती है? पानी में, पानी में। और पानी में क्या रहती है? जहाज भी रहती है, तो याद रखेंगे जहाज रानी नवाध्यक्ष। तो जहाज रानी का प्रधान अध्यक्ष हुआ करता था या अध्यक्ष था, तो कौन था? नवाध्यक्ष नामक मजिस्ट्रेट या अध्यक्ष था। स्ट्रेबो और कौटिल्य दोस्तों यूनानी लेखक हैं, स्ट्रेबो और ये कौटिल्य। कौटिल्य जो है ये दोनों ही, कौटिल्य इन दोनों ने ही जहाज रानी को राज्य के एकाधिकार पर होने की बात लिखी है। तो याद रखेंगे। अक्षपटलाध्यक्ष देखें तो ये महालेखाकार से संबंधित है। अक्षपटलाध्यक्ष लेखन से संबंधित है। संस्थाध्यक्ष जो कि व्यापारिक मार्गों का प्रमुख अधिकारी या अध्यक्ष हुआ करता था। मुद्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष देखने को लगता है कि जैसे मुद्रा से संबंधित काम करता हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का प्रमुख है, ये कंफ्यूजन पैदा करेगा ये मुद्राध्यक्ष। आगे देखे पतनाध्यक्ष, पतन बंदरगाह, पतन बचपन में पढ़ते थे, बंदरगाह और पतन में अंतर। तो पतनाध्यक्ष से याद रखेंगे बंदरगाह का प्रमुख अध्यक्ष। आगे देखें गोध्यक्ष, हालांकि गोध्यक्ष लिखा है लेकिन
केवल गौधन से संबंधित नहीं है, ये है संपूर्ण पशुधन विभाग से संबंधित। आगे ये भी याद रहेगा, नाम से स्पष्ट है, अश्वाध्यक्ष घोड़ों की सेना का प्रधान अधिकारी या अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, इसको भी याद रखिएगा, आसानी से याद रहेगा। हस्त्याध्यक्ष नाम से स्पष्ट है कि हाथी की सेना का प्रधान अधिकारी या अध्यक्ष। आगे देखें तो आयुधकार अध्यक्ष, ये भी नाम से स्पष्ट है दोस्तों, आयुधकार अध्यक्ष, अस्त्र शस्त्र आयुधकार का प्रमुख अधिकारी। लोहाध्यक्ष, ये भी नाम से स्पष्ट है, लोहा मेटल, मेटल लोहा मीन्स मेटल, और ये धातु विभाग का प्रमुख, ऐसे याद रखेंगे इनको। आगे देखें तो देवताध्यक्ष, ये भी स्पष्ट है, देवता, देवता लोग धर्म से जुड़े रहते हैं तो धार्मिक विभाग देवताध्यक्ष, धार्मिक विभाग। कोष्ठगार अध्यक्ष, कोष्ठगार का, ये भी नाम से स्पष्ट है। आगे हम देखें तो न्याय प्रशासन, तो दोस्तों मौर्य काल में जो न्याय का जो प्रशासन हुआ करता था उसमें सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था, और सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव में क्या थी, ग्राम वृद्धा परिषद हुआ करती थी। क्या थी, ग्राम वृद्धा परिषद, ग्राम वृद्धा परिषद। और गांव में जो न्याय मिलता था गांव के स्तर पे, तो यही ग्राम वृद्धा परिषद लोगों को न्याय दिया करती थी। तो न्याय का काम क्या कौन किया करती थी गांव में, तो ग्राम वृद्धा परिषद। और ये गांव जो है मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। मेगस्थनीज ने भी उल्लेख किया है कि बिक्री कर ना देने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था, ऐसा मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है। जबकि हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि पशु हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाता था। आगे कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों का उल्लेख किया है। पहला फौजदारी या कंठशोधन न्यायालय, जिसका प्रधान या प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा हुआ करता था। जबकि धर्मस्थनी या व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रधान अधिकारी व्यवहारिक, जिसमें दीवानी मामले आते थे, जैसे शादीशुदा, विवाह, तलाक आदि। आगे अशोक ने भी राज्याभिषेक के 26वें वर्ष रज्जुक नामक अधिकारी को न्यायिक अधिकार भी सौंप दिए। तो हम देखते हैं कि सम्राट अशोक का शिलालेख है, तीसरा बृहत शिलालेख है, जिसमें प्रादेशिक, रज्जुक और युक्ति नामक 3 अधिकारियों की नियुक्ति की। हमने देखा अभी कि अशोक ने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष रज्जुक नामक अधिकारी को या महामात्र को समस्त न्यायिक अधिकार भी सौंप देता है। दोस्तों ये मौर्य काल में न्यायिक प्रशासन था, और कल देखेंगे हम मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट 3। दोस्तों ये पार्ट 2 था, और ऐसे ही